हेलो दोस्तों, आज से हम लोग मैथ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं और मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर सिस्टम किसे कहते हैं। तो नंबर सिस्टम नंबर्स को लिखने का एक सिस्टम होता है, यानी एक तरीका होता है जिसको हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ बहुत सारे तरीके लिखे हुए हैं, जैसे हेक्साडेसिमल है, डेसिमल है, ऑक्टल है, बाइनरी है, आपने रोमन नंबर सुना होगा, ये सारे इसी के पार्ट हैं। जैसे यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, चारों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे बाइनरी में 2 सिंबल्स का यूज किया जाता है जिसको हम लोग अंक बोल सकते हैं या प्रतीक कह सकते हैं। 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डेसिमल के यूज किए जाने वाले हैं। ऑक्टल में इन लोगों का यूज किया जाएगा, हेक्साडेसिमल में इन लोगों का यूज किया जाता है। ये सभी लोग प्रतीक हैं, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए बाइनरी का आधार कितना होता है, डेसिमल का आधार कितना होता है, या ऑक्टल का आधार कितना होता है। तो आधार का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी सिस्टम में जब आप लिखते हैं तो कुल कितने प्रतीक आप यूज करते हैं उनको आधार बोलते हैं। जैसे बाइनरी में जब आप लिखोगे तो 0 और 1 का यूज करोगे, इसमें सिर्फ 2 ही लोगों का यूज किया जाता है, इसलिए इसका आधार 2 है। इसमें डेसिमल में आप देखोगे कि 10 अंकों का यूज किया जाता है, यानी 10 सिंबल्स का यूज किया जाता है, इसलिए इसका आधार 10 है। यहां ऑक्टल में ऑक्टल का मतलब होता है 8, इसलिए हमने 8 ही का यूज किया है और इसका आधार 8 हो जाएगा। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब होता है 10, 10 और 6 16, यानी 16 लोगों का प्रयोग किया गया है, इसका जो आधार होगा वो 16 होगा। अब देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि 15 को हमें लिखना है, 15 है, सिर्फ 15 को लिखना है, बाइनरी में कैसे लिखा जाता है। तो बाइनरी में 15 ऐसे लिखा जाता है। डेसिमल में 15 वो तो सबको पता है, ऐसे लिखा जाता है। अब ये छोटा सा 2 क्यों लगा है, छोटा सा 10 क्यों लगा है, इसके पीछे एक रीजन है। अगर जैसे इस 15 को अगर हम एक संख्या और मान लेते हैं, ऑक्टल में 15 ऐसे लिखा जाता है। अब यहां 8 छोटा सा रहेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 15 ऐसे ही लिखा रहे और ये 15 ऐसे ही लिखा रहे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये डेसिमल में लिखा है कि ऑक्टल में लिखा है। इसीलिए यहां पर छोटा सा 8 लिख दिया जाता है कि ये एक ऐसे सिस्टम में लिखा हुआ है जिसका आधार 8 है। इसका मतलब ये ऑक्टल सिस्टम में 15 लिखा हुआ है और ये 15 बाइनरी सिस्टम में लिखा हुआ है। हेक्साडेसिमल में अगर हम चलेंगे तो 15 कैसे लिखा जाएगा, उसमें सिर्फ F लिखा जाता है और इसके नीचे 16 लिख दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 16 हमें ये बताता है कि ये जो सिस्टम हमने फॉलो किया है हेक्साडेसिमल सिस्टम है, ठीक है। तो हमें ये सब पढ़ना नहीं था, बस खाली हमें जानना था कि आधार कितना होता है, वो हमने बता दिया है। 2 है, 10 है, 8 है, 16 है। अब मेनली जो हमें पढ़ना है वो डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले देखेंगे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वे सभी संख्याएं जिनका प्रयोग हम किसी चीज़ को गिनने में करते हैं तो उनको प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। जैसे 1 2 3 4 5, ये सारी जो संख्याएं हैं, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्या कभी ख़त्म नहीं होती है, इसलिए आगे डॉट लगा के छोड़ दिया जाता है। और इसके समूह को, यानी इसके समुच्चय को हम लोग इस वाले ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसको कौन से लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी प्रदर्शित किया जाता है, तो इसके कैपिटल लेटर N से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं कैपिटल N लिखा है तो ये हमें मान लेना है कि वो नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, प्राकृतिक संख्या लिखी हुई है। अब सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, उससे बड़ी 2 होती है, उससे बड़ी 3 होती है, ऐसे ऐसे चलते चलते, लेकिन सबसे बड़ी कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी आप बताओगे उसमें 1 जोड़ करके अगली संख्या बनाई जा सकती है। जैसे कोई कह रहा है सबसे बड़ी ये हो गई है, ये संख्या सबसे बड़ी है, तो आप 1 जोड़ दीजिएगा, अगली संख्या बन जाएगी। तो इसलिए सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित है, लेकिन सबसे छोटी संख्या जो है, प्राकृतिक संख्या जो सबसे छोटी है, वो 1 है। यहाँ पर एक चीज़ और जानना है कि 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं पाई जाती है। ऐसे ही 2 और 3 के बीच में भी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। 3 और 4 के बीच में भी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हम लोग देखते हैं होल नंबर क्या होता है।
अगला नंबर का जो सेट है होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं है, ये पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या होता है? जिसको हम W से लिखते हैं, W। इसका मतलब यही कैपिटल लेटर इसका उठा के इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या होता है ये? कुछ भी नहीं है, जितनी नेचुरल नंबर्स थी यानी जितनी प्राकृतिक संख्याएं थी सभी को उठा करके यहाँ रख दिया गया है, प्लस सिर्फ एक चीज़ बढ़ा दिया गया है। इसमें जो है इसके साथ ज़ीरो नहीं था, यहाँ ज़ीरो भी लगा दिया गया है। सारी संख्याएं उतनी ही हैं, जो जो यहाँ थी वही वही यहाँ भी हैं, लेकिन इसमें ज़ीरो और मिला दिया गया है, इसलिए इसको बोला जाता है पूर्ण संख्या। जैसे यहाँ पर बताया गया कि सबसे छोटी संख्या 1 है, वैसे यहाँ सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है और सबसे बड़ी अपरिभाषित है। यहाँ पर देखा हम लोगों ने कि 1 और 2 के बीच में कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं पाई जाती है, वैसे यहाँ पर भी 0 और 1 के बीच में कोई भी पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। 1 और 2 के बीच में भी नहीं है, 2 और 3 के बीच में भी नहीं है, लेकिन 2 और 4 के बीच में पूछा जाए तो वो एक संख्या है, 3 है। ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स। इंटीजर्स इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक। पूर्णांक को 2 लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे तो आप कैपिटल I लिख सकते हो या फिर कैपिटल Z, दोनों में से चाहे जो आप लिख सकते हो, कैपिटल I या कैपिटल Z। अब ये होता क्या है, इसको बीच में 0 रखा जाता है और 1 2 3 4 ये सारी संख्याएं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा वही होल नंबर जो था यानी पूर्ण संख्या जो थी वही लिख दी गई है, लेकिन इधर उसका निगेटिव लिखा गया है, -1 -2 -3, ऐसे ये भी चलता रहेगा, इधर कभी ख़त्म नहीं होगा, ना इधर कभी ख़त्म होगा ना इधर कभी ख़त्म होगा। जब इधर से स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि इसकी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। जैसे ये यहाँ से स्टार्ट था, सबसे छोटी संख्या ये थी, इधर से स्टार्ट था, सबसे छोटी संख्या ये थी, लेकिन इसमें कंफर्म ही नहीं है कहाँ से स्टार्ट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सबसे छोटी संख्या नहीं बताई जा सकती है। तो यहाँ ये भी तो नहीं बताया जा सकता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, क्योंकि यहाँ ये भी नहीं पता है कि कहाँ ख़त्म है, तो ना इसकी सबसे छोटी संख्या बताई जा सकती है ना सबसे बड़ी संख्या बताई जा सकती है। अब पूर्णांक को 2 भागों में बांटा गया है, एक को बोला जाता है धनात्मक पूर्णांक, और दूसरे को बोला जाता है ऋणात्मक पूर्णांक। यानी कि इसको बोला जाएगा पॉजिटिव इंटीजर और इसको बोला जाएगा निगेटिव इंटीजर। ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, 0 की इस साइड में जितनी भी संख्याएं थी सबको बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर, सबको बोला गया है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। और जितने 0 के इस साइड में है, बाएं साइड में है, उनको बोला गया है ऋणात्मक पूर्णांक यानी निगेटिव इंटीजर्स। तो 0 के दाहिने साइड वाले को बोला गया है पॉजिटिव इंटीजर और 0 के इधर वाले को यानी कि बाएं साइड वाले को बोला गया है निगेटिव इंटीजर। 0 को क्या बोला गया है? तो यहाँ पर ये एक चीज़ ज़रूर याद करना है, 0 ना तो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, 0 ना तो धनात्मक पूर्णांक है ना ही ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन पूर्णांक है ना वो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, बस इतना याद रखना है। लेकिन पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है, लेकिन ना वो पॉजिटिव है ना निगेटिव है, ये चीज़ ज़रूर याद रखना है। ठीक है, अब अगर हम इसको धनात्मक पूर्णांक को शो करना चाहें तो z के ऊपर प्लस लग जाता है, इसका मतलब ये धनात्मक पूर्णांक है, और z के ऊपर अगर निगेटिव लग गया तो इसका मतलब ये ऋणात्मक पूर्णांक को शो करता है। अगर हम लिखना चाहें तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट है 1 से लेकर 1 2 3 4 ऐसे ऐसे चलता चलता कभी ख़त्म नहीं होगा। ऋणात्मक वाला कहाँ से चालू है यही नहीं पता है, इसका मतलब इधर खाली रखो और इधर -4 -3 -2 कुछ भी आप लिख सकते हो, -1 तक। ठीक है, अब अगर कोई पूछे कि ये बताइए धनात्मक पूर्णांक जो है क्या उसकी छोटी संख्या बता सकते हो? हाँ, कहाँ से स्टार्ट है ये तो बताया जा सकता है। इसका मतलब ये है सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है,
सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक 1 है और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक नहीं पता। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज मत हो जाइएगा, पूर्णांक सबसे छोटा नहीं पता है लेकिन सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक ये 1 है। ठीक है, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक नहीं पता है। इसी तरीके से यहाँ देखिए, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं पता है लेकिन सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, क्योंकि कहाँ खत्म हुआ है, -1 पे। तो सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक नहीं पता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ हम यहाँ से अगर गौर करके देखें तो हमने ये जो चीज़ लिखा है ये नेचुरल नंबर है, ये तो नेचुरल नंबर ही लिखा है, देखो वही चीज़ लिखा है। तो अगर हम इसको n लिख दें तो ये कोई गलत नहीं होगा, यानी कि धनात्मक पूर्णांक को ही हम क्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को नहीं पता चला कि किसको छोटा किसको बड़ा, बहुत ही सिंपल सा बता दिया जा रहा है। अगर किसी भी संख्या के आप दाहिने साइड नंबर लाइन पे आप अगर नंबर लाइन पे अगर आप दाहिने साइड जाओगे, कहीं से भी आप दाहिने साइड जाओ तो हमेशा नंबर बड़ा होता रहेगा, हमेशा नंबर बड़ा होता रहेगा। दाहिने साइड जाओगे तो अब बड़ा नंबर पाओगे। तो यहाँ आप लिख सकते हो दाहिने साइड जाने पर नंबर बड़ा हो जाता है। जैसे अगर कोई पूछे ये 1 है, इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8, बढ़ती रहेगी संख्या। यहीं से भी स्टार्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर -3 और -2 में देखा जाए तो बड़ा कौन है, -2, क्योंकि ये दाहिने साइड पड़ रहा है। और कल कोई आपसे पूछे कि ये बताओ 0 और -5 में बड़ा कौन है, 0 और -5 में, तो उसको उठा करके नंबर लाइन पे देखना 0 और 5 में। ठीक है, 0 जो है वो दाहिने साइड है, -5 वो बाएं साइड है, तो जो दाहिने साइड होता है वो बड़ा होता है। इसका मतलब ये बड़ा है। कल के अगर कोई पूछे -10 बड़ा है कि -20 बड़ा है, तो -10 इधर मिलेगा, -20 और पीछे मिलेगा। इसका मतलब दाहिने साइड जो है वो -10 है, इसलिए -10 बड़ा है। कल के अगर कोई पूछे 0 बड़ा है कि -100 बड़ा है, तो तुरंत आप बता सकते हो 0 यहाँ है, -100 और बाएं साइड मिलेगा। जो बाएं पे होता है वो छोटा माना जाता है, जो दाहिने तरफ होता है वो बड़ा माना जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में कहा जाता है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। ये क्या होता है, जितनी भी संख्याएं हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं वे सारी की सारी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब p/q के फॉर्म क्या होता है, यहाँ देखो, कोई भी नंबर अगर ऊपर हो, कोई भी नंबर अगर नीचे हो और बीच में बटे का सिंबल हो, बटे का साइन हो, बटे का निशान हो, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहेंगे। लेकिन यहाँ पर p और q क्या होना चाहिए, तो दोनों p और q ये दोनों होने चाहिए इंटीजर्स, ये दोनों बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से। इसका मतलब ये दोनों जो हैं वो पूर्णांक होने चाहिए। लेकिन अब बात आती है कि p एक पूर्णांक होना चाहिए, q एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन उसमें कंडीशन एक है कि q इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब आप ऊपर 0 रख सकते हो लेकिन नीचे 0 नहीं रख सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, 3/5 ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, इसलिए इसको बोलेंगे हम परिमेय संख्या। 5/7 ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। 9/11 ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। -3/-4 ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। और एक लेते हैं जैसे 5। अब 5 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसके नीचे बटे1 लिखा जा सकता है, बटे1 लग गया। अब ये हो गया ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, ये भी एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से -7 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके नीचे बटे1 लगाया जा सकता है, तो ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कह दे कि 5/0 लिखा है, तो ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन यहाँ नीचे मना किया गया है कि नीचे जो है यानी हर में ये 0 नहीं हो सकता है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और ऐसे -3/0 लिखा है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन ये भी पूर्णांक है, लेकिन आपसे मना किया गया है कि नीचे ऊपर 0 रख सकते हैं, नीचे 0 नहीं रखना है, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं है। इसी तरीके से अगर कोई कहे
जीरो क्या परिमेय संख्या है? हाँ, जीरो भी एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे बटे एक लगा सकते हैं। जो भी बटे में कुछ भी नहीं दिया रहे, जिस भी संख्या के नीचे बटे में कुछ भी ना दिया रहे, तो उसके नीचे बटे एक लग सकता है। लेकिन अब बटे जीरो नहीं लगा सकते हैं, इसलिए बटे एक लगाएंगे। ठीक है, तो ऊपर जीरो है, एक पूर्णांक है, एक ये भी एक पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांक होने की वजह से ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पर ये पूर्णांक तो है, यहाँ कंडीशन दी गई है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि नीचे आप जीरो नहीं रख सकते हैं, ऊपर रख सकते हैं, नीचे नहीं रख सकते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कौन कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। जैसे एक और एग्जांपल, ये 16 लिखा हुआ है, इसको हम जब हल करेंगे तो ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका मान होता है 4। तो ये 4 है, इसलिए ये एक पूर्णांक है। और यहाँ पर अगर कोई कह दे कि 15, तो 15 में से कर्ली में से कुछ नहीं बाहर निकलेगा, 15 बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जो बाहर नहीं निकल पाएगा तो इसको हम पूर्णांक नहीं मानेंगे, इसलिए ये परिमेय संख्या नहीं मानी जाएगी। जैसे 17 है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। जैसे 19 है, ये एक परिमेय संख्या नहीं है। लेकिन अगर यही एक 25 लिख दिया जाए तो इसमें से तो 5 बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये परिमेय संख्या है। आई होप ये परिमेय संख्या समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या देखते हैं। अब इसके बाद देखते हैं अपरिमेय संख्या। जिसको इंग्लिश में बोला जाता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स। इसको पहचानने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, सबसे आसान तरीका ये है कि अगर कोई संख्या रूट से यानी स्क्वायर रूट से पूरी तरीके से अगर बाहर नहीं आ पाती है तो उसको बोला जाता है इरेशनल नंबर। जैसे 15, ये पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाएगी, इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है। जैसे है रूट 17, ये भी अपरिमेय है। रूट 14, ये भी अपरिमेय है। रूट 303, ये भी अपरिमेय है। जो पूरी तरीके से रूट के बाहर ना आ पाए उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब यहाँ पर पूछ लिया जाए रूट 16, तो रूट 16 तो 4 बाहर आ जाएगा ना, इसका मतलब ये इरेशनल नहीं है, ये तो रेशनल के अंदर आ जाएगा। तो जो रूट से पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाएगी उसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। जैसे अब लिखा हुआ है 8, ये अगर इसको सही तरीके से लिखा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको अगर बाहर निकालें तो ये 2 बाहर निकल आएगा और ये रह जाएगा अंदर। तो ये जो है पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाया, जो पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाएगा उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। और दूसरी पहचान ये है कि आप इसको ऐसे भी जान सकते हो, जैसे लिखा हुआ है 1.5 और फिर लिखा हुआ है 1.3 बार, या फिर लिखा हुआ है 1.31415, ऐसे ऐसे ये चल रहा है। यहाँ 3 तरीके के दशमलव लिखे हुए हैं। 1 दशमलव के बाद 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद कुछ नहीं है, यानी वो खत्म है, वहीं पे स्टॉप है। यहाँ दशमलव के बाद 3 के ऊपर बार लगाया, इसका मतलब 3 बार बार आ रहा है। इसको आप ऐसे भी लिखते हो 1.33333, ये चलता रहा है, लेकिन वो रिपीट कर रहा है, बार बार वही चीज़ आ रहा है। और यहाँ 1.31415 ऐसे कुछ और आएगा। यहाँ पे 3 तरीके का दशमलव कैसे हुआ, ये दशमलव के बाद खत्म है, ये दशमलव के बाद खत्म तो नहीं है, लेकिन जो आ रहा है वो बार बार आ रहा है। और यहाँ ना ही ये रिपीट कर रहा है, ना ही ये खत्म हो रहा है। इसका मतलब ना ये बार बार आ रहा है और ना ही ये खत्म हो रहा है। तो 3 तरीके के दशमलव हुए। अगर इस तरीके का दशमलव है तो उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और अगर इस तरीके का दशमलव है तब भी बोलते हैं रेशनल नंबर, और अगर इस तरीके का दशमलव है तो इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा दशमलव जो ना ही खत्म हो और ना ही रिपीट करे तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये 2 तरीके हैं पहचानने के। अभी हमने देखा कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। हमें 2-3 बातें याद रखनी चाहिए, जैसे पाई के बारे में पता होना चाहिए और ई के बारे में पता होना चाहिए। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि पाई क्या है। पाई एक इरेशनल नंबर है और ऐसे ही ई भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि पाई का मान जो होता है
वो 3.1415 ऐसे चलते चलते कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसे ही ई का मान भी जो होता है वो 2.71828 ऐसे चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और अभी अभी बताया गया है कि एक ऐसा नंबर जिसमें दशमलव के बाद जो आने वाला अंक है वो कभी रिपीट नहीं करेगा और ना ही कभी ख़त्म हो, उसको ही बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। तो पाई का मान 3.1415 ना ये रिपीट कर रहा है ना ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब पाई जो है एक इर्रेशनल नंबर है। ये दोनों याद कर लेना है अच्छी तरीके से। और ई का मान 2.718281 ये भी ना कभी ख़त्म होगा और ना ही रिपीट कर रहा है। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं ये दोनों के दोनों इर्रेशनल नंबर हैं। इन दोनों को तो ज़रूर याद कर लेना है, ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में, इर्रेशनल नंबर। और हमें पता होना चाहिए कि कोई भी दो अगर परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है तो उनके मध्य अनंत परिमेय अपरिमेय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, क्या बोला गया? अगर दो परिमेय संख्या है या दो अपरिमेय संख्या है तो उनके मध्य इनफाइनाइट यानी कि अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं। जैसे अगर कोई पूछे कि 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है, 1 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो इनके मध्य कितनी संख्याएं लिखी जा सकती हैं, कितनी परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं? तो अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती हैं, ये याद होना चाहिए। इसी तरीके से सिर्फ अनंत परिमेय संख्या ही नहीं, अनंत अपरिमेय संख्या भी लिखी जा सकती है। अब इसके बाद नंबर आता है रियल नंबर का, यानी कि वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे अगर एक हाथ में हमारे पास रेशनल नंबर है और दूसरे हाथ में हमारे पास इरेशनल नंबर है, यानी एक हाथ में परिमेय दूसरे हाथ में अपरिमेय, और दोनों को मिला दिया जाए, दोनों को ऐसे मिला दिया जाए तो ये जो बनेगा सेट, यानी ये जो पूरा बोला जाएगा उसको बोला जाएगा वास्तविक संख्या। जैसे ये रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है, दोनों को अगर मिला दिया जाए, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसको ही वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा। मतलब जितने रेशनल नंबर हैं वो भी वास्तविक संख्या है, जितने इरेशनल नंबर हैं वो भी वास्तविक संख्या है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि पाई क्या है, वास्तविक संख्या है कि नहीं है? हाँ, तो वास्तविक संख्या है। ई क्या है? वास्तविक संख्या है। ई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर होने की वजह से ये वास्तविक संख्या है। अब देखते हैं काल्पनिक संख्या क्या होती है, यानी कि इमेजिनरी नंबर्स। काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या क्या होती है? आपने बहुत सारे नंबर्स ऐसे देखे होंगे, 5i आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो आज देख लीजिए। 5i, 6i, इस i का मतलब होता है आयोटा, इस i को बोलते हैं हम लोग आयोटा। ये कहाँ से आया है? जैसे अगर लिखा हुआ है रूट के अंदर -5, रूट के अंदर -5, या मान लीजिए -5 नहीं है, -25 लिखा हुआ है, तो हम इस 25 को बाहर निकाल सकते हैं लेकिन माइनस को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। 25 तो बाहर आ जाएगा 5, लेकिन माइनस बाहर नहीं निकलेगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि -1 गुणे में 25? अब यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा, इस 25 को हम अलग भी कर सकते हैं, 25 और -1, इस 25 से बाहर निकलेगा 5 और ये कुछ भी नहीं, ये तो साथ में रहेगा। तो अगली बार 5 और इसको अगर हम हटा दें, यहाँ लिखा जाता है आयोटा। इसका मतलब ये हुआ आयोटा का मान जो होता है वो रूट के अंदर -1, रूट के अंदर -1। तो आयोटा का मान रूट के अंदर -1 होता है, इसी रूट के अंदर -1 को हम लोग आयोटा जानते हैं। तो जो भी संख्याएं जिनके साथ आयोटा रहेगा वो सारी के सारी इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगी, वो सारी संख्याएं इमेजिनरी नंबर्स कहलाएंगी। या अगर आयोटा नहीं दिख रहा है तो आपको ऐसे दिखेगा कि रूट के साथ निगेटिव रहेगा, रूट के अंदर कोई भी ऋणात्मक संख्या रहेगी, चाहे वो ऋणात्मक 5 हो, ऋणात्मक 10 हो या कुछ भी रहे, माइनस के साथ में कुछ भी लिखा रहेगा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा इमेजिनरी क्या होता है। इमेजिनरी देखो, इमेजिनरी यहाँ अगर एक बॉक्स में है और रियल एक बॉक्स में है, तो जो संख्याएं वास्तविक हैं वो इमेजिनरी नहीं हो सकती हैं, और अगर इमेजिनरी हैं
तो वास्तविक नहीं हो सकती हैं। मतलब जो संख्याएं रियल में हैं वो इमेजिनरी नहीं हो सकती हैं, जो इमेजिनरी में हैं वो रियल नहीं हो सकती हैं। लेकिन इसके बाद अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो बनने वाला सिस्टम है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? सम्मिश्र संख्या कहते हैं, सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इमेजिनरी जो नंबर्स रहेंगे वो रियल नहीं हो सकते, जो रियल हैं वो इमेजिनरी नहीं हो सकते, लेकिन अगर दोनों को साथ में रख दिया जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर कोई पूछे क्या रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तो बोलो यस, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। क्या इमेजिनरी नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं? यस। लेकिन क्या इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं? ऐसा नहीं है। क्या रियल नंबर इमेजिनरी नंबर्स होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी तक हमने जितने नंबर्स देखे हैं उन सब का अब एक बार ट्री मेथड से रिवीजन करते हैं। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स का मिश्रण होता है। यानी कि इमेजिनरी नंबर्स में अभी आपने देखा कि 5 आयोटा या 4 आयोटा ऐसे बहुत सारे नंबर्स देखे हैं, या फिर आपने ये भी तो देखा था कि रूट के अंदर निगेटिव जो होता है उसे ही बोला जाता है इमेजिनरी नंबर्स। ये सारे नंबर्स हैं। और रियल नंबर्स जितने भी ये नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ करके जितने भी नंबर्स लिखे हैं सबके सब रियल नंबर्स हैं। यानी रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स अगर दोनों को मिला दिया जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। अब रियल नंबर को फिर अगेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तरफ गया इर्रेशनल, एक तरफ गया रेशनल। रेशनल के कई पार्ट हो जाएंगे, इर्रेशनल यहाँ बेकार हो जाएगा, इर्रेशनल खत्म हो जाएगा। यानी इसमें सिर्फ आएगा पाई और ई, और बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जैसे 3.14, 1.5, 1.7 ऐसे ऐसे चलता रहे, ना ये कभी खत्म हो और ना ही रिपीट करे, तो ऐसे नंबर्स को इर्रेशनल नंबर बोला था हम लोगों ने। रेशनल के फिर कई पार्ट हो जाते हैं, जैसे एक तरफ गया डेसिमल या जिसको हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं, और एक तरफ गया इंटीजर्स। डेसिमल में यहाँ 3.5, 4.1। यहाँ याद रखना है कि ऐसे नंबर्स नहीं रखने हैं जो ना ही खत्म हो ना ही रिपीट हो। यहाँ ऐसे नंबर्स हो सकते हैं जैसे 3.3 बार, ये वाले नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन ये वाले नंबर्स नहीं होंगे। यानी ऐसे नंबर आप इसमें नहीं रख सकते हो जो ना ही खत्म हो ना ही रिपीट हो। अगर इसमें रखोगे तो वो इर्रेशनल नंबर में चला जाएगा, ये इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो इंटीजर्स के फिर दो पार्ट हुए, यानी एक तरफ गया होल नंबर और एक तरफ गया ऋणात्मक। तो होल नंबर्स के फिर से दो पार्ट हुए, एक तरफ गया प्राकृतिक और एक तरफ गया शून्य। तो अगर हम लोगों ने पहले जब देखा था तो नीचे से देखा था, इस बार ऊपर से देख लिए। नीचे से क्या पढ़ा था कि अगर नेचुरल अलग है, जीरो को उसमें मिलाया जाता है तो पूर्ण संख्या बनती है। पूर्ण में अगर ऋणात्मक को मिला दिया जाता है तो पूर्णांक बनता है। पूर्णांक में अगर फ्रैक्शन को मिलाया जाता है तो परिमेय बनता है। परिमेय और अपरिमेय को मिलाया जाता है तो वास्तविक बनता है। वास्तविक और काल्पनिक को मिलाया जाता है तो सम्मिश्र संख्या बनती है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं।